अच्छा जी, तो पीडियाट्रिक एग्ज़ामिनेशन में परवेज़ अकबर बुक से हम डिस्कस कर रहे थे। जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन हमने कवर की। अब जो है हम सिस्टेमिक एग्ज़ामिनेशन पे आ जाएंगे, जिसमें सारे सिस्टम रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और नर्वस सिस्टम जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि किस तरह से रेस्पिरेटरी एग्ज़ामिनेशन की जाती है बच्चों में। अच्छा देखें, इसमें ना अगर सैनिटाइज़र है बेड साइड पे, पेशेंट के बेड साइड पे, तो आप मेक श्योर कि आप उसको यूज़ करें। ठीक है, और आपने पेशेंट की जो है ना राइट साइड पे होना है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप उसको सलाम दुआ करें, ग्रीट करें, अपना आप इंट्रोड्यूस करवाएं पेरेंट्स को भी या चाइल्ड को, और आपने परमिशन लेनी है और एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप नोट करेंगे कोई भी अगर मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पे पेशेंट की बेड साइड पे अटैच्ड है तो उसको भी आपने नोट कर लेना है। ठीक है, पेरेंट्स से या चाइल्ड से आप पूछेंगे कि चाइल्ड की चेस्ट को जो है एक्सपोज करें। ठीक है, आप उनसे कहेंगे इफ़ अप्रोप्रिएट तो एक्सपोजर का कहेंगे। तो यहाँ पर भी इसने यही बताया कि इंस्पेक्शन सबसे पहले जो एग्जामिनेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, बेसिक इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। ठीक है, वही सेम होगा। अच्छा, पोजीशन जो है ना, आप बच्चा अगर है चाइल्ड तो उसको आप सिटिंग पोजीशन में भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिठा के आप एग्जामिन करोगे। और अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको कहोगे कि अगर वो कंफर्टेबल है, ही और शी इज़ वेदर शी ही इज़ कंफर्टेबल, तो फिर आप उसको एग्जामिन करोगे। ठीक है, तो एग्जामिन द पेशेंट फ्रॉम फुट, पहले आप फुट एंड पे जाओगे, फुट एंड ऑफ द बेड पे, फिर वहाँ से आप जो है राइट साइड ऑफ द चेस्ट पर आओगे। ठीक है, पेशेंट की राइट साइड पे, और कमेंट एज फॉलोज़, यानी उसका आपने जो है सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी रेट काउंट करना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट याद रखिए, नॉर्मली बच्चों का जो है 20 से 40 पर मिनट होता है। ठीक है, वैसे हम जो इंस्पेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले हमने पेशेंट की जनरल कंडीशन और उसकी सराउंडिंग को अच्छी तरह से एग्जामिन किया है, और फिर हम चेस्ट की तरफ गए हैं और सबसे पहले हम उसका रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा कि नियोनेट, जो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नियोनेट्स में 30 to 60 होता है पर मिनट उसका रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, 30 to 60। इन्फेंट्स का 20 to 50, 1 से 4 साल के बच्चों का 20 to 40 होता है। ठीक है, और 5 से 10 सालों का 15 से 25, 10 साल के बाद 15 से 20। ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न होता है, लेकिन आप स्पेसिफिक एक यही वैल्यू याद कर लें 20 to 40 के दरमियान, तो ये का इनफ है। ठीक है, पहले आपने रेस्पिरेटरी रेट काउंट किया, उसके बाद आपने देखना है कि पेशेंट ब्रेथलेस तो नहीं है। ठीक है, रेस्ट पर वो बच्चा ब्रेथलेस तो नहीं है, उसके एलएनआरसी की जो है ना आपने मूवमेंट्स देखनी है, यानी आप उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग देख रहे हो कि उसकी ब्रीदिंग जो है यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, तो अगर होगा उसके एलएनआरसी मूव कर रहे होंगे रेस्पिरेशन के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपने उसकी टंग को भी देखना है, एग्जामिन करना है, साइनोसिस के लिए टंग इंस्पेक्ट करोगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो है उसमें रेस्पिरेटरी रेट आपने देखा, ये एलएनआरसी की मूवमेंट, टंग देखी। अब आपने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखनी है। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है एब्डोमिनोथोरेसिक होती है, थोरेको एब्डोमिनल या एसिडोटिक, कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है बच्चे की। वैसे बच्चों में ना चेस्ट केज क्योंकि छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो रेस्पिरेशन मेनली उनमें एब्डोमिनल होती है। ठीक है, और ब्रेथ साउंड्स उनके कंपैरेटिवली लॉन्गर भी होते हैं और लाउडर होते हैं एक्सपायरेशन में, यानी ब्रेथ साउंड लाउड होते हैं विथ लॉन्ग एक्सपायरेशन पे उनके साउंड्स पे लाउड होते हैं। ठीक है, तो मेनली बच्चों में एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, आपने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखनी है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आप ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद रखें कि सीक्वेंस क्या है इंस्पेक्शन का। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट देखा, ब्रेथलेसनेस के साइंस देखे, टंग देखी, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी है। अब जो है शेप ऑफ द चेस्ट देखेंगे। अच्छा, उससे पहले आप ये भी नोट कर लें कि उसको स्ट्राइडर या वीज़ तो नहीं है। ठीक है, स्ट्राइडर और वीज़ जो है ना साउंड्स जो प्रोड्यूस होती हैं रेस्पिरेशन में, याद रखें स्ट्राइडर जो है ना, स्ट्राइडर अगर होगा बच्चे का तो उसकी इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग्ड होगी, लंबी होगी इंस्पायरेशन। ठीक है, बनस्पत एक्सपायरेशन के। और अगर वीजिंग है, क्योंकि तकरीबन मिल रही होती है, एक जैसी लग रही होती हैं साउंड्स, तो स्ट्राइडर में इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग्ड होगी, वीज़ में एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग्ड होगी। ठीक है, स्ट्राइडर और वीज़ अगर है ना बच्चे को, तो इसका मतलब है उसको अपर या लोअर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी स्ट्राइडर अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, वीज़ याद रखिएगा लोअर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि स्ट्राइडर या वीज़ तो नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट देखा, ब्रेथलेसनेस के साइन, टंग देखी साइनोसिस के लिए, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, स्ट्राइडर या वीज़। अब आप शेप ऑफ द चेस्ट देखोगे। ठीक है, शेप कैसी है, यानी नॉर्मल है
या बैरल शेप्ड चेस्ट है। बैरल मैंने आपको बताया ना कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत ट्रांसवर्स के, मतलब इक्वल हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, और ये हमें एम्फाइसीमा में बैरल चेस्ट मिलती है या एस्थमा में, ठीक है। या आप देखो कि या तो बैरल शेप है या फिर उसकी शेप पैक्टस कैरिनेटम तो नहीं है। यहाँ पे फिगर देखे बना हुआ है, पैक्टस कैरिनेटम जो है ना इस तरह होती है, जिसमें पिजन चेस्ट भी कहते हैं। इसमें स्टर्नम की प्रोमिनेंस होती है और कोस्टल कार्टिलेजेस की भी, ठीक है। तो ये पिजन चेस्ट रिकेट्स में होगी बच्चों की, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, नूनैन सिंड्रोम में, ठीक है। नूनैन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, मल्टीपल बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है। कुछ फेशियल फीचर होते हैं इसमें डिस्टिंक्टिव, शॉर्ट स्टेचर होगा, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, डेवलपमेंटल डिले वगैरह, ठीक है। तो उसमें भी पिजन चेस्ट मिलती है। तो नूनैन सिंड्रोम, रिकेट्स और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में। या फिर आप देखो शेप ऑफ द चेस्ट, पैक्टस एक्सकेवेटम तो नहीं है। एक्सकेवेटम में इसको फनल चेस्ट भी कहते हैं। इसमें लोकलाइज डिप्रेशन लोअर स्टर्नम पे मिलता है, कभी कभार पूरी स्टर्नम भी डिप्रेस हो सकती है मार्फन सिंड्रोम में, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम में ऐसे मिलेगी एक्सकेवेटम। तो शेप देखनी है। इसके अलावा आप स्कार भी देखोगे चेस्ट पे जो प्रीवियस किसी थोरेसिक सर्जरी को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो आपने शेप ऑफ द चेस्ट देखी। अब जो है आप देखेंगे शेप ऑफ द चेस्ट के बाद डिफॉर्मिटी, यानी कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। तो डिफॉर्मिटी में यही आ गई, यानी वो शेप को ही अल्टर कर रही हैं, ठीक है। पैक्टस कैरिनेटम या प्रोमिनेंट स्टर्नम जिसको पिजन चेस्ट कह रहे हैं, या पैक्टस एक्सकेवेटम जिसको डिप्रेस्ड फनल चेस्ट कह रहे हैं, डिप्रेस्ड स्टर्नम, ठीक है। इसके अलावा डिफॉर्मिटी में और भी चीज़ें हैं, जैसे काइफोसिस तो नहीं है बच्चे को, स्कोलियोसिस, ठीक है, और रिकेट्स रोजरी। काइफोसिस में जो है एक्सेसिव फॉरवर्ड राउंडिंग हो जाती है ना अपर बैक की, अपर बैक जो है आगे आ जाती है, राउंड हो जाती है। और स्कोलियोसिस में स्पाइन जो होती है ना, स्पाइन यूँ ट्विस्ट हो जाती है, कर्व बना देती है साइड वाइज, ठीक है। और रिकेटिक रोजरी जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें कोस्टोकॉन्ड्रियल जो जंक्शंस होते हैं ना, जहाँ पे रिब्स कार्टिलेज मीट करते हैं, वो जंक्शंस इनलार्ज हो जाते हैं, तो उसमें प्रोट्रूशंस बन जाती हैं जो बिल्कुल रोजरी के बीड्स को ही रिजेंबल कर रही होती है। यानी उसके बच्चे की समझें कि पसलियाँ जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, मतलब वो यहाँ पर देखिए बच्चे को रिकेट्स रोजरी है जिसकी वजह से ये बीड्स बने हुए हैं, ये कोस्टल कार्टिलेजेस बहुत ज़्यादा देखिए प्रोमिनेंट हो गए हैं, तो इसको कहते हैं रैकेटिक रोजरी। तो ये डिफॉर्मिटी भी आपने चेक करनी है चेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा आप हैरिसन सल्कस देखोगे, जो रिट्रैक्टेड कोस्टल कार्टिलेज ही होता है उसको कहते हैं हैरिसन सल्कस, ठीक है, वो तो नहीं है उसमें। इसके अलावा और डिफॉर्मिटी में, मतलब ये सारी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं ये सजेस्ट कर रही होती हैं क्रोनिक कंडीशन, या तो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, या तो लेफ़्ट टू राइट कार्डियक शंटिंग है, ठीक हो गया। तो वैसे हैरिसन सल्कस जो है ना इंडेंटेशन हो जाती है चेस्ट वॉल पे, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब केज पे होती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें फिगर में ये इंडेंटेशन बनी हुई है लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब केज पे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हैरिसन सल्कस। तो ये सारी फाइंडिंग्स जो मिल रही हैं, ये डिफॉर्मिटीज़ जो है अगर हमें मिलती हैं तो ये किसी क्रोनिक कंडीशन को इंडिकेट करती हैं, या तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या लेफ़्ट टू राइट कार्डियक शंट, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि डिमिनिश्ड मूवमेंट्स ऑन द राइट और लेफ़्ट साइड, ठीक है, इसको भी हमने देखना है कि राइट या लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट्स तो डिमिनिश नहीं हुई। आल्सो हम इंटरकोस्टल, सब कोस्टल और सुप्रास्टर्नल रिसेशंस को भी नोट करेंगे कि अंदर जा रही होती हैं, ठीक है। या तो वो रिब्स के दरमियान वाला जो एरिया है वो कोस्टल, सब कोस्टल, ठीक है, या सुप्रास्टर्नल, स्टर्नम से ऊपर अंदर रिसीड तो नहीं हो रहा, रिसेशन तो नहीं हो रही, तो वो जो है इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर एंट्री, ठीक है, एयर एंट्री में ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा ग्रंटिंग या साइंग रेस्पिरेशन इज़ आल्सो नोटेड, ठीक है, ये भी हम नोट करेंगे। प्रोमिनेंट अगर हमें चेस्ट पे कोई वेन स्कार या पल्सेशन मिलती हैं, और लाजमी BCG का स्कार भी नोट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है। हमने जो है रेस्पिरेटरी रेट देखा, और इसके अलावा ब्रेथलेसनेस एलएनआरसी को नोट करेंगे। टंग में साइनोसिस, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी है, स्ट्राइडर या वीज, शेप ऑफ द चेस्ट कैसी है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ठीक है। ग्रंटिंग या साइंग रेस्पिरेशन, रिसेशंस नोट करेंगे, वेन्स, स्कार, पल्सेशन और BCG का स्कार, ठीक है।
मूवमेंट्स जो हम चेस्ट पे देख रहे हैं ना, इंस्पेक्ट करेंगे दोनों साइड ऑफ द चेस्ट पे हमने मूवमेंट्स को कंपेयर करना है ताकि हम यूनिलेटरल या बायलेटरल रिस्ट्रिक्शन को नोट करें। और इसके अलावा दोनों साइड पे चेस्ट पे एसिमेट्री को भी नोट करना है। एसिमेट्री ऑफ द चेस्ट वाल मूवमेंट अगर मिल रही है तो वो न्यूमोथोरेक्स या कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है। और वर्क ऑफ ब्रीदिंग कैसे देखेंगे? जनरल साइंस वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होने के क्या है कि डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ठीक है, या फीडिंग में डिफ़िकल्टी होगी। दूसरा एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग होगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग मिलती है हमें। इसके अलावा रिसेशन मैंने आपको बताया, ये भी वर्क ऑफ ब्रीदिंग को इंडिकेट करता है। सुप्राक्लेविकुलर, इंटरकोस्टल, सबकोस्टल रिसेशन, ठीक है। एक्सेसरी मसल यूज़ में हमें नेज़ल फ्लेयरिंग मिलेगी जो एला नासी पे हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई। अब आ जाएं अगला पाल्पेशन पे, ठीक है। रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में पाल्पेशन कैसे होगी? हमने पाल्पेट करना है। सबसे पहले फॉलोइंग पॉइंट्स को हम पाल्पेट करते हैं। एक तो हम टेंडरनेस और क्रेपिटस को पहले पाल्पेट कर लें, ठीक है। फिर आप जो है ना पाल्पेट करेंगे फॉर द एपिक्स बीट लोकलाइजेशन, ठीक है। अब एपिक्स बीट डिफाइंड होती है मोस्ट लेटरल एंड इन्फीरियर पॉइंट ऑन द चेस्ट वॉल एट विच द कार्डिक इम्पल्स कैन बी फेल्ट। जो मोस्ट इन्फीरियर और लेटरल पॉइंट होता है जहाँ पे हमें कार्डिक इम्पल्स फील होती है उसको हम कहते हैं एपिक्स बीट, ठीक है। अब वो कैसे हम देखेंगे? हम बच्चे की जो चेस्ट है लेफ़्ट साइड पे चेस्ट वॉल पे हमने पाम रखनी है, ठीक है। पाम हम रखेंगे और उसको जो है ताकि वो फोर्थ से लेके लेफ़्ट पे करेंगे ना, फोर्थ से लेके सेवन्थ इंटरकोस्टल तक वो कवर करे हमारी पाम, ठीक है। स्पेसेस को फोर्थ से सेवन्थ इंटरकोस्टल स्पेसेस को फिंगर टिप जो है एक्सटेंड करेंगी लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट को, ठीक है। ऑब्वियसली हम पेशेंट के राइट साइड पे होंगे तो हमारी फिंगर टिप्स लेटरल साइड पे होंगी। अब हमने पाल्पेट किया तो हम अब उसको टिप ऑफ द फिंगर से फिर लोकलाइज़ करेंगे। यूँ हमने रखा है और समझे कि हमें यहाँ पे फील हो रही है तो हम यूँ लोकलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर एपेक्स बीट है, ठीक है, टिप ऑफ द फिंगर से। और इसके अलावा अगर एपेक्स बीट जो है आपको इम्पाल्पेबल है यहाँ पे तो आप जो है नीचे जाओगे, इन्फीरियरली मूव करोगे और लेटरली, और पेशेंट को कहोगे कि लेफ़्ट लेटरल की तरफ जो है वो टर्न करे, ठीक है। लेफ़्ट लेटरल टर्न करवा के फिर देखोगे अगर मिल नहीं रही तो ये हो गई एपेक्स बीट, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि दूसरा पॉइंट, अब हम पहले हमने जो है टेंडरनेस और क्रेपिटस के लिए पाल्पेट किया, फिर एपेक्स बीट के लिए, देन नंबर 3 हम ट्रैकिया के लिए पाल्पेट करेंगे। देखिए पेशेंट जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए और हेड एंड नेक जो है अलाइन हो विद द बॉडी। नेक स्लाइटली जो है ना ट्रैकिया को एग्जामिन करने के लिए नेक थोड़ा सा एक्सटेंडेड होना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिया को हम कैसे पाल्पेट करते हैं? 1 फिंगर, 2 फिंगर या 3 फिंगर मेथड से। सारा मैंने बेड साइड टेक्निक और मैक्लियोड से एक्सप्लेन किया है रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें अगर हम 2 फिंगर मेथड देखें तो उसमें क्या होता है कि हमने टिप ऑफ द 2 फिंगर्स को, हमारी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इनको पुश करना होता है सुप्रास्टर्नल नॉच में। यहाँ पे जो सुप्रास्टर्नल नॉच है उसमें पुश करेंगे और दोनों आइदर साइड्स ऑफ द ट्रैकिया को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एंड क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड, यानी ये बीच में ट्रैकिया है, यहाँ पे एक स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड है, ये दूसरा है। तो यहाँ पे दोनों में जो स्पेस है वहाँ पे हमने ये 2 फिंगर्स रखनी है और स्पेस को कंपेयर करना है कि अगर जो सी स्पेस हमें यूँ ज़्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिट साइड पे, यानी यहाँ पे हमें कम स्पेस मिल रही है तो ट्रैकिया इस साइड पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 फिंगर मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रैकिया का डिजीज़ साइड की तरफ शिफ्ट होने की क्या वजूहत है? अगर इस साइड पे शिफ्ट हुआ है तो मतलब यहाँ पर लंग में कोलैप्स हुआ है या फाइब्रोसिस हुई है, तो इसीलिए ट्रैकिया यूँ शिफ्ट हो गया डिजीज़ साइड की तरफ। अगर ट्रैकिया हेल्दी साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूमोथोरेक्स हुआ है, एयर है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन हुई है, तभी वो उस ऑपोजिट हेल्दी साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये कॉजेज़ बताऊँ तो ट्रैकिया की पोजीशन देखिए। अब अगला स्टेप होता है मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट। अब चेस्ट के मूवमेंट्स के लिए ना हमने दोनों साइड्स को पाल्पेट करके कंपेयर करना होता है। उसका मेथड क्या है? हमने अपनी फिंगर्स जो है ना बच्चे की चेस्ट पे रखनी होती हैं और इन्फीरियर टू द निपल रखेंगे, निपल से थोड़ा सा नीचे। हमने अपनी फिंगर्स को बिल्कुल चेस्ट के अराउंड यूँ रैप कर देना है, ठीक है। बच्चे को इस तरह से होल्ड करना है। थंब को हम यूँ साथ ले आएंगे मिड लाइन पे ताकि थंब जो है वो आपस में टच करें। अब हमने अपने थम्स की मूवमेंट्स को ना ऑब्जर्व करते जाना है। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ये जो है ना सिमेट्रिकली मूव करेगा अपवर्ड और आउटवर्ड। जैसे वो ब्रीथ करेगा बच्चा हेल्दी, ये चेस्ट हमने यूँ पकड़ी हुई है, यहाँ पे थंब है, यूँ अपवर्ड और आउटवर्ड यूँ थंब मूव करेंगे हेल्दी इंडिविजुअल्स में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अपवर्ड और आउटवर्ड, और सिमेट्रिकली डाउनवर्ड और इनवर्ड यूँ एक्सपायरेशन के दौरान, ठीक हो गया, ये हेल्दी में। अगर हमारे एक अंगूठे में हमें रिड्यूस्ड मूवमेंट मिलती है, ठीक है, किसी में भी ये सही से जाया है लेकिन ये रुक गया या रिड्यूस्ड है मूवमेंट, तो इसका मतलब है उस साइड पे चेस्ट की एक्सपेंशन रिड्यूस्ड है,
ठीक है। रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन ना लंग कोलैप्स की वजह से भी हो सकता है, लंग कोलैप्स कर गया इसलिए ये मूव नहीं हो रहा, या तो उस साइड पे नमूनिया है, और या फिर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की वजह से। ठीक है, ये हो गई मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट, तो ये हमने चेक करनी होती हैं। मूवमेंट्स के बाद एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अब एक्सपेंशन के लिए जो है हमें टेप की ज़रूरत होती है, टेप लेके हमने चेस्ट के राउंड पूरी इंसर्कल करनी है, एट द लेवल ऑफ निपल करेंगे। मूवमेंट्स हमने बिलो द निपल किया था, एक्सपेंशन एट द लेवल ऑफ निपल। अब हम एंड ऑफ द डीप इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन पे मेजरमेंट्स लेंगे। फुल डीप इंस्पायर करने के आखिर पे रीडिंग लेनी है और एक्सपायरेशन के भी एंड पे। तो उसमें नॉर्मली मोर देन 3 सेंटीमीटर जो है ना ओल्डर चिल्ड्रन में होती है। ठीक है, याद रखें एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर आनी चाहिए आपका ये एक्सपेंशन, चेस्ट एक्सपेंशन। ठीक है, और ओल्डर चिल्ड्रन में अगर ये हमें डिक्रीज़ मिल रहा है, चेस्ट एक्सपेंशन कम आ रहा है, तो मतलब चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो रही, तो उसकी वजूहात पता हो। डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन कैन बी प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरिक्स, कोलैप्स, कंसोलिडेशन या फाइब्रोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हुई पाल्पेशन। अच्छा, एक और चीज़ वोकल फ्रेमिटस भी आ जाता है पाल्पेशन में, कि हमने जो है राइट और लेफ़्ट को कंपेयर करना है, डिफरेंस देखना है, देन द एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ऐसा नहीं कि हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखें, हम वोकल फ्रेमिटस में पहले तो पाम से करते हैं, फिर जहाँ पे हमें डिफॉर्मिटी मिलती है तो हम अल्नर बॉर्डर से भी कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली दोनों साइड को कंपेयर करते जाते हैं कि कहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है, ज़्यादा या कम। तो वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं अगर कंसोलिडेशन हो किसी एरिया में। नॉर्मल मिल रही थी, बच्चा बोलेगा नून नून वाले जो वर्ड्स हैं, नून 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 या नो 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 ऐसे बोलेगा, तो वो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है ना वो ज़्यादा मिलेंगी अगर एक पॉइंट पे किसी पे अगर कंसोलिडेशन है। ठीक है, और कम मिलेंगी अगर कहीं पे कोलैप्स है या प्लूरल थिकनिंग है, तो उस साइड पे कम मिलेंगी। और बिल्कुल एब्सेंट कब मिलेंगी वाइब्रेशन, अगर प्लूरल इफ्यूजन हो। ठीक है, तो ये वोकल फ्रेमिटस भी देखते हैं। तो क्या चीज़ें थी पाल्पेशन में, हमने टेंडरनेस और क्रेपिटस को पाल्पेट किया, और एपेक्स बीट को किया, फिर ट्रैकिया को, चेस्ट मूवमेंट्स, चेस्ट एक्सपेंशन और वोकल फ्रेमिटस। ठीक है, देन आता है अगला स्टेप एग्जामिनेशन का, परकशन। अच्छा, परकस करने से पहले याद रखें कि हमने बच्चे को वार्न करना है परकशन बिगिन करने से पहले, ताकि जो है वो डर ना जाए, टेरिफाई ना हो जाए, और उसको हमने बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें कि हमने जेंटली परकशन करनी होती है, एक साइड को दूसरी साइड कंपेयर करते जाना है। ठीक है, तो एंटीरियरली परकस भी करेंगे और पोस्टीरियरली अलोंग विद द लेटरल साइड्स को भी परकस करना है। ठीक है, तो एंटीरियरली परकस करने के लिए, अच्छा वैसे तो सबसे पहले हम अपर बॉर्डर ऑफ लिवर को ही परकस करेंगे। ठीक है, अब एंटीरियर परकस करने के लिए मैं आपको फिगर भी दिखाती हूँ फार्मासूट से। तो आपने इस तरह से करना है, स्टार्ट करेंगे आप सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से। ठीक है, बिल्कुल ये एंगल ऑफ लुई से बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होती है, वहाँ से आप जो है ये यहाँ से आपने परकशन स्टार्ट करनी है। रिमेंबर फॉर क्लेविकल्स परकस विद द 3 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। यहाँ पे जो क्लेविकल्स पे आप परकस करेंगे ना, ये 3 फिंगर्स आपने लेनी है अपने हैंड की, अपने राइट हैंड की। ठीक है, राइट हैंड की 3 फिंगर से आप मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल पे विदाउट फ्लेक्सीमीटर सिर्फ यूँ टैप करके परकस करते हो। ठीक है, 3 फिंगर से, वो भी क्लेविकल के भी मीडियल थर्ड पे। ठीक है, क्लेविकल्स को इस तरीके से करना है, यहाँ पे फिर यहाँ पे दोनों क्लेविकल्स को। फिर जो है ना आप रेस्ट ऑफ द स्पेसेस को यूँ फिगर में जो दिखाया गया इस तरह से परकस करना है। ठीक है, कंपेयर करते जाएंगे, वही जो हमारा मेथड होता है परकशन का। ठीक है, इस तरह से जो हम करते हैं इसको प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर की मदद से। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे, ठीक है, फिर 2 2 3 3 यूँ कंपेयर करते जाना है, 4 4 यूँ कंपेयर करेंगे, फिर लेटरली चले गए 5 5, ये मेथड होता है। इसी तरह पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो इन जगहों पे परकस करेंगे, 1 1 फिर 2 2, ये कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों साइड्स पे, 3 3 4 4 फिर 5 5 6 6 7 7। ठीक है, तो ये हो गई परकशन। अब इसमें हमें मिला क्या फाइंडिंग्स, क्या जो टाइप्स ऑफ परकशन नोट है वो देखें, नॉर्मल लंग में हमें रेजोनेंट ही मिलेगा नॉर्मली। अगर बहुत ज़्यादा परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट मिल रहा है तो मतलब उसमें बहुत एयर है, वो तो एम्फीसीमा हो सकती है या न्यूमोथोरिक्स होता है। ठीक है, अगर डल मिल रहा है तो मतलब उसमें कंसोलिडेशन है। याद रखें वोकल फ्रेमिटस ज़्यादा था कंसोलिडेशन में, परकशन नोट कंसोलिडेशन में डल है। लिवर पे भी डल होगा, हार्ट के एरिया पे भी डल होगा, और स्टोनी डल बिल्कुल जो है वो प्लूरल इफ्यूजन में हमें मिलती है। ठीक है,
यहाँ पर भी इसने यही बात की है कि हम परकशन जो है पहले लिवर के बॉर्डर को कर लें, फिर आपने परकशन नोट को दोनों साइड्स पे कंपेयर करते जाना है। सुप्रा क्लेविकुलर एरिया पे करेंगे, क्लेविकल्स पे, अपर मिडल लोअर चेस्ट पे, दोनों साइड्स पे कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। हाइपर रेजोनेंट मैंने आपको बताया ना कि एम्फाइसेमा में, न्यूमोथोरेक्स में, एस्थमा में भी और फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन में भी हाइपर रेजोनेंट होगा। जबकि डिक्रीज़ मैंने कहा कंसोलिडेशन, कोलैप्स, फाइब्रोसिस या प्लूरल थिकनिंग में डिक्रीज्ड होगा परकशन नोट। और एब्सेंट या स्टोनी डल हमें प्लूरल इफ्यूजन में मिलेगा। अच्छा, अब परकशन में ही इसने फिर वोकल फ्रेमेटस की पाल्पेशन भी बताई है कि वोकल फ्रेमेटस हम पीछे पाल्पेट करके आए थे ना बायलेटरली, और यहाँ पर हम परकस करेंगे लाइटली ताकि हम रेजोनेंस को एलिसाइड करें। अगर हाइपर रेजोनेंट नोट मिल रहा है तो एस्थमा है, एम्फाइसेमा, न्यूमोथोरेक्स। डल नोट है तो वो कंसोलिडेशन है, कोलैप्स, फाइब्रोसिस, प्लूरल इफ्यूजन एंड प्लूरल थिकनिंग, ठीक है। लास्ट स्टेप रह गया रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन का, विच इज़ दी अस्कल्टेशन। अब अस्कल्टेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमने बच्चे को अपना स्टेथोस्कोप दिखाना है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम इस तरह से आपकी चेस्ट पे ये लगाएंगे, ठीक है, और रखेंगे, और उसके खिलौनों पे भी वो स्टेथोस्कोप रख के उसको दिखाएं कि ये मैं खिलौनों को भी चेक कर रही हूँ, ठीक है, ताकि वो उस पीस ऑफ इक्विपमेंट से फेमिलराइज हो, ठीक है। सजेस्ट लिसनिंग टू देयर चेस्ट। अच्छा, वो स्टेथोस्कोप रखने से पहले भी आपने ये चेक करना है कि वो कोल्ड ना हो, उसका डायाफ्राम बच्चे से आप कांटेक्ट करने से पहले आपने देखना है कोल्ड ना हो, ठीक है। अब वो अस्कल्टेशन के भी सेम एरियाज़ है जो मैंने आपको अभी परकशन में दिखाए, तो उसमें आपने 3 मेन चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो आप अच्छा सुप्रा क्लेविकुलर एरिया पे रखोगे, ठीक है। अच्छा, वैसे अस्कल्टेट ज़्यादा अच्छा तब है जब बच्चा कोऑपरेटिव है, एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग में हम अस्कल्टेट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तो अस्कल्टेशन हमारी सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम सुप्रा क्लेविकुलर एरिया पे रखते हैं, अपर मिडल और लोअर चेस्ट पे दोनों साइड्स पे कंपेयर करेंगे। वैसे ही 3 जो मेन चीज़ें हम अस्कल्टेशन में देख रहे होते हैं वो ब्रेथ साउंड्स, एडेड साउंड और वोकल रेजोनेंस, ठीक है। ब्रेथ साउंड्स जो है ना उसमें याद रखें कि उनकी इंटेंसिटी देख रहे हैं हम, कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, जैसे कि वेजिकुलर ब्रीदिंग है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग है, या वेजिकुलर ब्रीदिंग विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। हमें पता है कि अच्छा एक बात याद रखिए कि अगर ब्रेथ साउंड हमें किसी साइड पे हार्श मिल रहे हैं, ठीक है, एक साइड पे बनिस्बत दूसरी के, तो जो हार्श वाली साइड है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ब्रेथ साउंड में अब देखिए एक होती है वेजिकुलर ब्रीदिंग जो नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इंस्पायरेशन जो है वो लॉन्गर होती है देन द एक्सपायरेशन और बीच में कोई गैप नहीं होता, तो नॉर्मली वेजिकुलर ब्रीदिंग होती है, ठीक है। दूसरी जो ब्रोंकियल ब्रीदिंग है उसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एक जितनी लेंथ की होती है लेकिन उनके दरमियान में गैप मिलता है। तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग अगर हमें कहीं पे मिल रही है एक जितनी है और गैप भी है तो वहाँ उस एरिया में कंसोलिडेशन हो सकती है या कैविटेशन, ठीक है। और तीसरी जो टाइप है तीसरा कैरेक्टर है वेजिकुलर ब्रीदिंग विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, है वेजिकुलर लेकिन एक्सपायरेशन उसमें प्रोलॉन्ग्ड है, तो वो COPD है या एस्थमा होगा, ठीक है। तो ये हो गई ब्रेथ साउंड्स। दूसरा मैंने कहा हम एडेड साउंड देखते हैं। अब एडेड साउंड में रोंकाए आ जाते हैं, क्रेपिटेशंस, प्लूरल रब। रोंकाए जो है ना कंटिन्यूस म्यूजिकल विस्लिंग साउंड्स हैं, सारा मैंने बेड साइड से आपको एक्सप्लेन किया, आप उसमें साउंड्स भी सुन सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस म्यूजिकल विस्लिंग साउंड्स होती हैं, जब नैरोड एयरवेज से एयर पास करती है ना तो उसकी वजह से रोंकाए प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एस्थमा में, COPD में नैरो हो गया है एयरवे तो उसमें से नैरोड एयरवे से म्यूजिकली विस्लिंग साउंड्स आते हैं, उनको रोंकाई कहते हैं। दूसरा जो क्रेपिटेशन है, बबलिंग या क्रैकलिंग साउंड्स होती हैं जब एल्विलाई में जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसमें एयर पास करेगी, तो इसकी वजूहत है रिजॉल्विंग नमोनिया में, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग एब्सेस और पल्मोनरी इडीमा, ठीक है, उसमें क्रेपिटेशंस मिलेंगी। तो यहाँ पर भी इसने बताया है वैसे एडिड साउंड्स का कि अगर हमें जनरलाइज्ड वीज़ मिल रहा है, एडिड साउंड बहुत से हैं, वीज़ मिल रहा है पूरी चेस्ट पे जनरलाइज, तो वो एस्थमा है बच्चे को या ब्रोंकियोलाइटिस है। लेकिन अगर एक साइड पे यूनिलेटरल हमें वीजिंग मिल रही है एस्कल्टेशन पे तो उसको कोई फॉरेन बॉडी है। अगर क्रेपिटेशंस हैं लेकिन वो फाइन हाई पिच के क्रेपिटेशन थे यानी क्रैकल्स हैं लंग बेस पे, तो उसको पल्मोनरी इडीमा है या फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस। याद रखें इसमें फाइन है। कोर्स क्रेपिटेशन अगर है ना सिक्रीशंस की वजह से तो वो नमोनिया है या ब्रोंकिएक्टेसिस है, ठीक है। तो ये एडिड साउंड का आपने याद रखना है कि इस कंडीशन में हमें कौन से मिलेंगे। तीसरा अस्कल्टेशन में हमने ब्रेथ साउंड देखे एडिड साउंड, और तीसरा वोकल रेजोनेंस। अब वोकल रेजोनेंस हम पेशेंट को कहेंगे 111 ऐसे रिपीट करे बोले, ये बिल्कुल वोकल फ्रेमेटस की तरह है लेकिन बस हम इसको अस्कल्टेट करते हैं। 111 बोलेगा और बाकी वर्ड्स जो भी
आप अस्कल्टेट करते जाओगे चेस्ट को। अगर रेजोनेंट साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो हम कहेंगे वोकल रेजोनेंस है। ठीक है, दोनों साइड्स को हमें कंपेयर करना है और हम थैंक यू बोलेंगे पेशेंट को और उसको कवर करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। ये कंप्लीट हुई हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको कुछ फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है, सपोज़ करें कि आपको राइट साइड पे कोई पैथोलॉजी मिली है, तो कुछ कॉमन केसेस रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपको कंसोलिडेशन का केस मिला है तो आपको मैंने जो इंस्पेक्शन समझाई ना, तो कंसोलिडेशन में आपको इंस्पेक्शन जो है उस पर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड मिलेंगी। ठीक है, और फिर जब आपने पालपेट किया तो अगर कंसोलिडेशन है तो उसमें ट्रैकिया जो है वो सेंट्रल होगा और एपेक्स बीट भी नॉर्मल पोजीशन पे ही होगी। परकशन में वुडी किस्म का, क्योंकि कंसोलिडेशन है ना, डलनेस मिलेगी, वुडी डलनेस। ठीक है, और वो हमने लोकेशन भी मेंशन करनी है, केस लोकेशन पे। और आप अस्कल्टेट करोगे तो कंसल्टेशन में ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो ब्रोंकियल होंगे। मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन में ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है, वोकल रेजोनेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और कोई भी अगर कैपिटेशन साथ में मिल रही है तो आप वो मेंशन करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर प्लूरल इफ्यूजन का केस है, प्लूरल इफ्यूजन है तो सपोज़ कि राइट साइड पे है तो उस साइड पे फ्लूइड है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो वहाँ पे मूवमेंट्स आपको रिस्ट्रिक्टेड मिलेंगी इंस्पेक्शन पे। ठीक है, इसके अलावा इंस्पेक्शन पे अगर ड्रेन वगैरह हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पंचर के मार्क्स मिल सकते हैं, ग्वाज या टेप नज़र आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर है वो भी मेंशन करेंगे और रिड्यूस मूवमेंट्स का बताएंगे। ठीक है, पालपेट करके देखेंगे प्लूरल इफ्यूजन को तो ट्रैकिया और एपेक्स बीट जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होंगी, क्योंकि मैंने कहा राइट साइड पे अगर पैथोलॉजी है तो हेल्दी साइड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी राइट साइड की तरफ ट्रैकिया और एपेक्स बीट शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथेरेक्स में हेल्दी साइड पे शिफ्ट होता है। ये पाल्पेशन पे एक ये फाइंडिंग मिलेगी। इसके अलावा पाल्पेशन पे हमें इफ्यूजन का केस है तो वोकल फ्रेमिटस जो है रिड्यूस होगा या एब्सेंट होगा राइट साइड पे, और चेस्ट एक्सपेंशन जो हम टेप से कर रहे थे वो भी राइट साइड पे रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर है परकशन। अब परकशन में जो है प्लूरल इफ्यूजन में स्टोनी डलनेस मिलती है। ठीक है, स्टोनी डल, यहाँ पर भी हमने देखा, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं किसमें क्या फाइंडिंग मिलेगी। तो रेजोनेंस जो है परकशन में हमें एब्सेंट मिलेगी या स्टोनी डल मिलेगी इन प्लूरल इफ्यूजन। और प्लूरल इफ्यूजन में आपने अस्कल्टेट किया तो आपको ब्रेथ साउंड्स डिमिनिश या एब्सेंट मिलेंगे राइट साइड पे जहाँ पे इफ्यूजन है, और वोकल रेजोनेंस उसकी डिक्रीज होगी या एब्सेंट होगी। ठीक है, इसी तरह आ जाए न्यूमोथोरेक्स के केस पे, तो न्यूमोथोरेक्स में इंस्पेक्ट करेंगे ना तो मूवमेंट्स तो रिस्ट्रिक्टेड होंगी राइट साइड पे, मतलब राइट साइड पे ही है पैथोलॉजी, मैं इस तरह से समझा रही हूँ। तो न्यूमोथोरेक्स से एयर है तो राइट साइड पे मूवमेंट्स भी कम है, इंटरकोस्टल स्पेसेस आपको फुल नज़र आएंगी क्योंकि एयर है ज़्यादा, वो प्रेशर डाल रही है तो फुल नज़र आएंगे। पालपेट किया ट्रैकिया और एपेक्स बीट मैंने आपको बताया ना ऑपोजिट हेल्दी साइड पे शिफ्ट होंगे, तो लेफ़्ट साइड पे वो शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि पैथोलॉजी राइट साइड पे ट्रैकिया और एपेक्स बीट लेफ़्ट साइड पे चले गए हैं। वोकल फ्रेमिटस आपको न्यूमोथोरेक्स है तो वोकल फ्रेमिटस रिड्यूस्ड या एब्सेंट मिलेगा ऑन द राइट साइड। याद रखें, वोकल फ्रेमिटस जो है वो न्यूमोथोरेक्स में रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है, लेकिन जो परकशन नोट आप करेंगे, परकशन नोट न्यूमोथोरेक्स में ज़्यादा हो जाता है, एयर है तो इंक्रीज़ होगा, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट। ठीक है, इसके अलावा जो चेस्ट एक्सपेंशन आप करेंगे तो टेप से वो भी आपको न्यूमोथोरेक्स में राइट साइड पे रिड्यूस्ड मिलेगा। ठीक है, लास्ट अस्कल्टेशन रह गया, न्यूमोथोरेक्स है तो अस्कल्टेशन करने पे आपको ब्रेथ साउंड डिमिनिश या एब्सेंट मिलेंगे राइट साइड पे, वोकल रेजोनेंस डिक्रीज्ड या एब्सेंट है। इसके अलावा सीओपीडी में भी देखें, पेशेंट जो होगा वो इंस्पेक्शन पे आपको डिस्नेक नज़र आएगा। ठीक है, पर्सिंग ऑफ लिप्स मिलेगी, चेस्ट बिल्कुल बैरल शेप्ड होगी, और इंस्पेक्शन पे प्रोमिनेंट एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी यूज़ कर रहा है। इसमें ज़्यादा फाइंडिंग्स मिल रही हैं इंस्पेक्शन पे सीओपीडी में। ट्रैकिया तो सेंट्रल है, एपेक्स बीट आपको फील नहीं होगी क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन है, एयर ज़्यादा है तो इसलिए। चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस्ड होगा टेप से जो कर रहे थे, और वोकल फ्रेमिटस भी बायलेटरली रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, और परकस करेंगे तो हमें हाइपर रेजोनेंट नोट मिलेगा क्योंकि सीओपीडी एम्फाइसीमा एयर ज़्यादा है, और अस्कल्टेशन पे वेजिकुलर ब्रीदिंग होगी लेकिन विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। ठीक हो गया, एडेड साउंड प्लेंटी ऑफ रोंकाई, क्योंकि नैरो हो गए एयरवे तो रोंकाई भी मिलेगी अस्कल्टेशन पे। दैट्स इट।
अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्रेपिटेशन यूनिलेटरल या बायलेटरल के कॉजेज़ क्या हैं। देखिए क्रेपिटेशन मैंने आपको बताया ना, बबलिंग या क्रैकलिंग साउंड्स होती हैं, क्योंकि जब एयर पास कर रही होती है, जब एल्वियोलाई में फ्लूइड पड़ा है उसमें से एयर पास करेगी तो बबल बनेगा, तो बबलिंग या क्रैकलिंग की वो साउंड्स आती हैं। तो इसकी वजूहत अगर एक साइड पे हमें क्रेपिटेशंस मिल रही है ना, तो वहाँ पे ब्रोंकिएक्टेसिस है, या नमूनिया रिजॉल्व हो रहा है, या लंग एब्सेस है। लेकिन दोनों साइड पे चेस्ट पे अस्कल्टेशन पे हमें क्रेपिटेशन मिल रही है, तो वो बायलेटरल ब्रोंकिएक्टेसिस है, पल्मोनरी इडीमा, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ठीक है, तो ये कॉजेज़ हैं। तो यहाँ पे हमने सारा जो है देख लिया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे।